गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति या इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक का अंतर्राष्ट्रीय नाम लिखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की संसार में बहुत अधिक संख्या है और इतनी अधिक संख्या होने के कारण ही उनको अलग अलग ज्ञात करना, उनके बारे में अलग अलग पढ़ना, उनको याद रखना बहुत ही कठिन होता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने यौगिकों की संरचना पर एक आधारित वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया। इस पद्धति को जिनेवा पद्धति भी कहा जाता है तथा इस जिनेवा पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। बाद में इसे IUPAC के नाम से कहा गया। IUPAC का पूरा मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। IUPAC पद्धति बहुत ही लाभदायक होती है किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण के लिए। इस पद्धति में यौगिकों की संरचना का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन ये पद्धति थोड़ा सा दोषयुक्त भी है, क्योंकि IUPAC पद्धति में जब कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है तो उसमें उसका नाम बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही कठिन होता है। जो IUPAC पद्धति में यौगिकों का नामकरण किया जाता है वो कुछ नियमों के आधार पर होता है, जिसमें सबसे पहला नियम होता है शब्दमूल या वर्ड रूट। शब्दमूल का मतलब होता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या उपस्थित है। यह कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है और इसी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसका नाम मेथ से लिखते हैं। इसी प्रकार जब कार्बन परमाणुओं की संख्या परिवर्तित होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो उसके नाम के हिसाब से, उसके वर्ड रूट के हिसाब से उसका नाम बदलता रहता है। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या जब 2 होती है तो उसमें एथ, जब कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है तो प्रोप, कार्बन परमाणु की संख्या 4 होने पे उस यौगिक के नाम में ब्यूट लिखा जाता है। इसी प्रकार 5 होने पर पेंट, 6 होने पर हेक्स, 7 होने पर हेप्ट और कार्बन परमाणु की संख्या 8 होने पर ऑक्ट लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ जैसे CH4 लिखा हुआ है तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या है 1। जब कार्बन परमाणु की संख्या है 1 तो इसका नाम जब लिखेंगे तो मेथ लिखेंगे। अब उसके बाद अगला जो होता है नामकरण का रूप, उसमें प्रेफिक्स देखा जाता है कि क्या पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जितने भी प्रतिस्थापक होते हैं या पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या होती है, वह कार्बन श्रृंखला में स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ये जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं ये एल्किल समूह
के रूप में हो सकती हैं। एल्किल समूह का मतलब मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, पेंटिल है, इस प्रकार से कोई भी एथिल समूह हो सकता है। तथा इसके अलावा जो भी प्रतिस्थापक होते हैं जैसे नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रोसो, आयोडो तथा बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक में जब ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो उसमें कम वरीयता वाले क्रियात्मक समूह होते हैं, उनका नाम लिखा जाता है। जब भी उनका नाम लिखते हैं तो यौगिक के नाम से पहले कार्बन श्रृंखला की स्थिति को अरेबिक संख्या सहित व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई उदाहरण दिया हुआ है CH3, CH, फिर है CH, फिर है CH3। अब यहाँ पर ये Cl है और ये Br है। तो यहाँ पर जब इसका नामकरण लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। जब कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करेंगे तो वो 1, 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो पूर्व लग्न लिखेंगे। तो पूर्व लग्न में जो भी प्रतिस्थापक है, यहाँ 2 प्रतिस्थापक है, एक है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन प्रतिस्थापक। तो जब इसका IUPAC में नाम लिखते हैं तो सबसे पहले अंग्रेज़ी के अक्षर के हिसाब से पहले अंग्रेज़ी में B आता है, उसके बाद C आता है, तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे। तो जब ब्रोमो का नाम लिखेंगे तो इसका नाम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हो जाएगा, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ ब्रोमीन है और तीसरे कार्बन के साथ क्लोरीन है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है और चारों कार्बन परमाणु में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ ब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद अगला जो नियम होता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स का या प्राथमिक अनुलग्न का होता है। ये जो प्राथमिक अनुलग्न होता है ये मूल हाइड्रोकार्बन की प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, यानी सिंगल बॉन्ड का है कि डबल बॉन्ड का है या ट्रिपल बॉन्ड का है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके नाम के आगे एन लिख दिया जाता है, और अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो नाम के आगे ईन लिख देते हैं, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर नाम के आगे आइन लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक सफिक्स में हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के हिसाब से उसका नामकरण होता है। इसके अलावा अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक यानी 2 या 3 कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो जब 2 कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उनके नाम के साथ एडाइन लगाते हैं, और जब 3 डबल बॉन्ड वाले कार्बन युक्त पदार्थ होते हैं, यौगिक होते हैं, तो उनके नाम के साथ एट्राइन लिखा जाता है। इसी प्रकार जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो और ये ट्रिपल बॉन्ड 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर जब उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं तो 2 ट्रिपल बॉन्ड होने पर एडाई आइन लिखा जाता है और 3 ट्रिपल बॉन्ड होने पर नाम के साथ एट्राई आइन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है
4 जब CH4 लिखा हुआ है तो इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम लिखने पर एक कार्बन परमाणु है, जब एक कार्बन परमाणु है तो इसके नाम के साथ लिखेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम के आगे लिख देंगे एन, तो ये हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार से C2H6 जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन परमाणु है और 2 कार्बन परमाणु के साथ एथ लिखा जाता है और सब में सिंगल बॉन्ड है तो नाम के आगे एन लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये एथेन। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ H2C डबल बॉन्ड CH2, तो जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु हैं, जब 2 कार्बन परमाणु हैं तो इसका नाम लिखेंगे एथ, 2 कार्बन परमाणु। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे लिखा जाता है आइन, ईन लिखते हैं, जब डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ ईन लिखा जाता है, तो जब ईन लिखा जाता है तो एथ प्लस ईन इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार से जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ बताया गया जब 2 व 3 कार्बन में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए CH2 है, डबल बॉन्ड C है, फिर डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ कार्बन परमाणु हैं 3, जब कार्बन परमाणु हैं 3 तो यहाँ पर 3 के हिसाब से लिखेंगे प्रोप। अब डबल बॉन्ड है 1 और 2, जब 2 डबल बॉन्ड है तो एडाइन लिखेंगे, तो यहाँ पर एडाइन जोड़ देंगे, जब एडाइन जोड़ेंगे तो इसका जो पूरा IUPAC नाम होगा तो वो हो जाएगा प्रोपाडाइन। इसी प्रकार से IUPAC नाम लिखा जाता है। इसी प्रकार देख लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अब जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC नाम लिखते समय इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं तो 2 कार्बन परमाणु के नाम के साथ लिखते हैं एथ। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिखते हैं आइन। अब जब इसका IUPAC नाम होगा तो वो हो जाएगा एथाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के साथ लिखा जाता है आइन। इसके बाद जो अगला नियम होता है वो होता है द्वितीयक अनुलग्नक का या सेकेंडरी सफिक्स का। जो द्वितीयक अनुलग्नक होता है वो वरीयता समूह को व्यक्त करता है, यानी क्रियात्मक समूह जो होते हैं उसमें जो किस प्रकार की वरीयता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसको द्वितीयक अनुलग्नक कहते हैं, तथा अन्य समूहों को क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी समूह के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जो क्रियात्मक समूह की वरीयता का क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसमें COOH अगर किसी कार्बनिक यौगिक में है तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद सल्फोनिक, इसके बाद एस्टर। इस प्रकार से यहाँ आते आते डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो जो इस प्रकार की वरीयता होगी जिसमें 2 या 2 से अधिक होंगे क्रियात्मक समूह, तो इस वरीयता क्रम के आधार पर जो पड़ा होगा पहले उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद छोटे वाले का नामकरण किया जाता है। तो इस आधार पर कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम करते हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार से कि सबसे पहले संख्यात्मक पूर्वलग्नक होता है। संख्यात्मक मतलब कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। उसके बाद उस पूर्वलग्नक का नाम, फिर मूलाक्षर, फिर प्राथमिक अनुलग्नक और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्नक का नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में
अभी हमने कुछ देर पहले जो एग्ज़ाम्पल बताया था उसमें उस हिसाब से आता है, तो उसमें पहले अंग्रेज़ी के अक्षरों को देखेंगे कि जो प्रतिस्थापक समूह लगाया गया है, तो इंग्लिश के लेटर के हिसाब से पहले जो इंग्लिश में लेटर आता है तो प्रतिस्थापक समूह के रूप में पहले उसका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद अगले प्रतिस्थापक समूह का नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार एक एग्ज़ाम्पल और लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इस CH के साथ जुड़ा हुआ है CH3, इस CH के साथ जुड़ा हुआ है C2H5। अब यहाँ पे जब इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने पर इधर से राइट हैंड से साइड से नामकरण कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है। इसी प्रकार जब लेफ़्ट हैंड साइड से करते हैं तब भी तीसरे पर ही ये प्रतिस्थापक समूह आता है या पार्श्व समूह आता है, लेकिन जब इसका नामकरण करेंगे तो फिर वही प्राथमिकता जो होगी वो अंग्रेज़ी का वर्णमाला के हिसाब से होगी। तो अंग्रेज़ी के वर्णमाला में यहाँ इस CH के साथ CH3 है और इस CH के साथ C2H5 है। CH3 को कहते हैं मेथिल और C2H5 को कहते हैं एथिल। तो अंग्रेज़ी में जब मेथिल और एथिल लिखेंगे तो एथिल ई से होता है, मेथिल एम से, तो यहाँ पर ई पहले आता है, इसलिए इसे दाएं साइड से इसका नामकरण किया जाता है। जब दाएं साइड से नामकरण करेंगे तो जिसका IUPAC नाम होगा वो होगा 3 एथिल हो जाएगा, 4 मेथिल हो जाएगा, उसके बाद 6 कार्बन परमाणु हैं, 6 कार्बन परमाणु में सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल और हेक्सेन। इस प्रकार से किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC में नामकरण किया जाता है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।